खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फैमिली की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के जिन्नात का सामना किया और जिनका खौफ अब तक उनके जहनों पर सवार है। आज की ये कहानी हमें भेजी है फौजिया ने। यूं तो अब फौजिया अपने ससुराल वालों के साथ न्यूयॉर्क में रहती हैं, मगर वो बताती हैं कि ये वाक़या 1999 का है, जब हम लोग पाकिस्तान में ही हुआ करते थे। वैसे तो मैं ये सब याद भी नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं आपका चैनल बहुत शौक़ से सुनती हूँ, तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूँ। उस वक्त हमारा घर कराची के इलाके सऊदाबाद में हुआ करता था। हम वहाँ किराए पर रहते थे। माली मकान से कुछ अनबन के बाद अब्बू ने फैसला किया कि कहीं और मकान ले लेते हैं। काफ़ी मकान देखने के बाद हमें एस्टेट एजेंट के ज़रिए एक मकान मिल गया, जो कि कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में वाक़या था। उस घर के 3 कमरे थे और एक छोटा सा किचन था और एक ही बाथरूम था। हमारी फैमिली में हम 4 लोग थे, हम 2 बहनें, अम्मी और अब्बू। जब हम उस मकान में पहली बार देखने के लिए गए तो उस मकान की हालत खासी खस्ता थी। ऐसा मालूम होता था कि अभी ये गिर ही जाएगा। एस्टेट एजेंट के मुताबिक वो मकान काफ़ी टाइम से बंद था और माली मकान डिफेंस में रहते थे। अब्बू ने एजेंट को कहा कि मकान की हालत काफ़ी ख़राब है, ना रंग हुआ है और ना ही कोई और काम। तो इस पे एजेंट ने कहा कि वो काम माली मकान करवा कर देंगे, आप फिक्र मत करें। और हमारे शिफ्ट होने से पहले माली मकान ने उस मकान का सारा काम करवा दिया। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो घर काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा लग रहा था। पहले दिन तो थकावट और शिफ्टिंग की वजह से हम सब खाना खा के लेट गए। एक कमरा हम दोनों बहनों के पास था और एक कमरा अम्मी अब्बू के पास। तीसरे वाले कमरे को अम्मी ने ड्राइंग रूम बना दिया था। जब कभी कोई मेहमान आएंगे तो वो उसमें रह सकते थे, मगर हमें क्या पता था कि उस घर में तो हम खुद मेहमान हैं और वहाँ पे मेज़बान कोई और है। शिफ्टिंग करने की पहली ही रात जब हम सो रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़कर ज़ोर से हिलाई है। मैं घबरा कर उठ गई। देखा तो बहन सो रही थी। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, तभी मैं दोबारा लेट गई। अभी उठी हुई थी कि फिर से किसी ने मेरी टांग को ज़ोर से हिलाया। मैं एकदम से उठ गई, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने फ़ौरन अपनी बहन को उठाया कि उठो जल्दी। वो नींद में उठी तो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ है, क्यों उठाया है मुझे। तो मैंने कहा कि मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़कर हिलाई है। मेरी बहन ने कहा, अरे पागल हो, नींद में होगी तुम, प्लीज़ सो जाओ। उसने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। उसके बाद मैंने जहन को रिलैक्स किया और लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो किचन में मेरी बहन और अम्मी परेशानी की हालत में आपस में बातें कर रहे थे। अब्बू चूँकि जॉब पे जा चुके थे। मैंने कहा कि अम्मी क्या हुआ है, सब खैरियत है, आप लोग परेशान लग रहे हैं। तो उस पे मेरी बहन ने कहा कि क्या कल तुमने कॉटन के अंदर से सारे मसाले निकाल कर बाहर रखे थे। तो उस पे मैंने कहा कि नहीं तो, कल तो खाना ही बाहर से आया था, आज सब करना था, कल तो किचन का कोई सामान नहीं खोला। तो इस पे अम्मी ने कहा कि आज सुबह जब मैं तुम्हारे अब्बू के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई तो सारे मसाले ज़मीन पर गिरे हुए थे। तुम्हारे अब्बू को बताया तो उन्होंने कहा कि क्या पता बच्चियों ने सही से नहीं रखे हों, मगर अब जब तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोगों ने नहीं खोले तो फिर ये सारे मसाले ज़मीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर हम तीनों ही परेशान हो गए थे। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आपको पता है, कल रात 2 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़कर खींची हो या हिलाई हो। तो अम्मी ये सुनकर मज़ीद परेशान हो गईं। उन्होंने कहा कि इस घर में कोई और चीज़ें तो नहीं हैं। हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था,
क्योंकि पहले ही दिन इतना कुछ हो जाना हमारे लिए बहुत परेशानी की बात थी। इसके बाद हमने मिलकर अम्मी के साथ पूरे किचन के कॉर्टन खोले और सब सामान सेट करवाया, और साथ ही अम्मी ने खाना भी बना दिया। शाम को 7 बजे अब्बू काम से घर आ गए। अम्मी ने फ़ौरन खाना लगा दिया, हम भी बैठ गए। अभी अब्बू ने पहला नवाला ही खाया था कि उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इतना तेज़ नमक क्या करते हो तुम लोग। ये सुन के जब हमने खाना टेस्ट किया तो उसमें तो बेइंतहा नमक मौजूद था। अम्मी और हम दोनों बहनें हैरान हो गईं कि इतना तेज़ नमक कैसे हो गया, क्योंकि वो इतना तेज़ था जैसे किसी ने नमक की पूरी बोतल उसमें डाल दी हो। अम्मी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद खाना बनाया है और मैंने चखा भी था, उस वक़्त तो नमक नहीं था। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने अब्बू को कहा कि मुझे लगता है इस घर में कोई चीज़ है, मुझे अब डर लग रहा है इस घर से। साथ ही मैंने भी रात को जो कुछ हुआ था अब्बू को बताया, मगर अब्बू ने हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अम्मी ने फटाफट अब्बू के लिए अंडा बनाया और अब्बू को खाना दिया और पूरा सालन उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं और मेरी बहन बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर आज ये हुआ क्या है। रात को जब अम्मी अब्बू सोने के लिए चले गए तो हम दोनों बहनें भी अपने रूम में आकर लेट गईं। ये हमारी उस घर में दूसरी रात थी। कुछ देर बाद मैं वॉशरूम के लिए बाहर गई, क्योंकि पूरे घर में एक ही वॉशरूम था जो कि बाहर किचन के साथ बना हुआ था। मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक भयानक शक्ल वाली मखलूक खड़ी हुई है और वो अचानक गायब हो गई। मैंने ज़ोर से चीख मारी और मैं वहीं नीचे बैठ गई और अम्मी अब्बू को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना शुरू कर दी। अम्मी अब्बू जल्दी से भाग कर आए तो मैं वहीं ज़मीन पर बैठी हुई थी। मेरी बहन भी आ गई थी। अम्मी अब्बू ने पूछा कि क्या हुआ है, बताओ तो। मैंने अम्मी लोगों को बताया कि मैंने अभी एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाली कोई चीज़ देखी है जो अचानक गायब हो गई। ये सुन के अब्बू और अम्मी बहुत परेशान हो गए थे और मेरी बहन भी बहुत डर गई थी। अम्मी ने कहा, अब आप जो भी करें, बस अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मुझे यकीन हो गया है कि इस घर में कोई और मखलूक़ात हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। अब्बू को भी अब समझ आ रही थी कि वाकई इस घर में कुछ है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर गई थी। खैर, मैं वापस आकर रूम में लेट गई और बहन ने लाइट्स ऑन ही रहने दी। अम्मी अब्बू भी जाकर लेट गए। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी सोए हुए 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरी बहन ने हाथ मारकर मुझे उठाया। उसको सांस नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर उसको देखा तो वो पसीने पसीने हुई हुई थी। वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसने इशारा किया कि मेरा गला, मेरा गला। मैंने जल्दी से अम्मी अब्बू को आवाज़ दी तो अब्बू ने फ़ौरन आकर उसको देखा। अम्मी ने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़कर फूकी तो तब जाकर वो कहीं रिलैक्स हुई, और हमारे पूछने पर उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा गला दबाया हुआ है। मुझे सांस नहीं आ रही थी अम्मी, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, जबकि वहाँ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अम्मी रोने लग गईं कि आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब्बू ने हिम्मत दी और कहा कि तुम दोनों हमारे ही रूम में आ जाओ। हम अम्मी अब्बू के रूम में आ गए और नीचे गद्दे लगा लिए और वहीं पर लेट गए। मेरी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इतने में ही किचन से बर्तनों के टूटने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम सब जल्दी से उठे। अब्बू ने जाकर देखा तो पूरे किचन के बर्तन ज़मीन पर गिरे हुए थे। अब्बू ने वहीं अल्लाह अकबर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। खौफ की वजह से हम सब कांप रहे थे। रात के इस वक्त हम जाते भी तो कहाँ जाते। उन ख़तरनाक मखलूक़ात ने 2 दिन में ही हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। हमने हिम्मत करके सब कुछ साफ़ किया और वापस आकर लेट गए। मेरी बहन को खौफ की वजह से फीवर हो गया। अगले दिन अब्बू ने गली में निकलकर कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें इस बात का कोई इल्म नहीं, बस ये घर बंद था काफ़ी सालों से। इसके अलावा यहाँ पर क्या है क्या कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। अब्बू ने फ़ौरन जाकर एस्टेट वाले को पकड़ा और उससे कहा कि तुमने हमें ऐसा मकान दिलाया है कि जिसमें पता नहीं कौन सी मखलूक़ात हैं, मगर उसने कहा कि भाईजान मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। मालिक मकान ने अपना मकान चढ़ाने को कहा था तो हमने चढ़ा दिया,
अब्बू ने जब मालिक मकान का पूछा तो उस वक़्त वो शहर से बाहर था। अब्बू ने उसको कहा कि हमें उस घर में नहीं रहना, जितना जल्दी हो सके हमें कोई और मकान दिलाओ। यहाँ घर में मेरी बहन का बुखार उतर ही नहीं रहा था। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं, हर किस्म की दवाई दे दी थी, मगर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन के वक़्त अब्बू तो काम पर थे, हम तीनों अम्मी के रूम में ही लेटे हुए थे कि हमारा बेड ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया। हम तीनों ने ही चीखें मारना शुरू कर दी, मगर वहाँ कौन था जो हमारी मदद करता। हमारी अम्मी ने फ़ौरन सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी, मगर वो बेड ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और वो इतना खौफनाक मंजर था कि मैं वो शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं और ना ही मैं आपको उस तरीके से बता सकती हूँ। अम्मी विर्द करती रहीं और कुछ देर बाद बेड हिलना बंद हो गया। मेरी बहन तो इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि वहीं पर बेहोश हो गई। अम्मी ने फ़ौरन कॉल की और अब्बू को बुलवा लिया और हम लोग बहन को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया और एक ड्रिप भी लगाई। उसके बाद हम घर वापस आ गए। अभी हम घर आए ही थे कि हमने देखा कि अम्मी और अब्बू के रूम का बेड का गद्दा नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। हर चीज़ इधर उधर हुई हुई थी और हमारा रूम तो लॉक था। अब्बू ने चाबी भी ट्राई की, मगर वो नहीं खुल रहा था। हम पे परेशानी का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि एक तरफ बहन की कंडीशन और दूसरी तरफ ये सब मसले। कुछ देर बाद हमारा रूम खुद ब खुद खुल गया। मेरे रूम की भी सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई थीं। हम सब रात को अब्बू के रूम में ही थे कि अचानक हमें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लग गईं। हम सब फ़ौरन उठ गए। मेरी बहन को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मगर वो भी फ़ौरन से उठ गई। अम्मी अब्बू ने हिम्मत की और बाहर जाकर देखा तो आवाज़ें तो आ रही थीं, मगर वो कहाँ से आ रही थीं इसका कुछ पता नहीं था। अचानक अम्मी अब्बू के सामने से 2-3 भयानक शक्ल वाले साए भागते हुए मेरे रूम में चले गए। अम्मी और अब्बू जल्दी से वापस रूम में आ गए। उनकी हालत देखकर पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है। जब हमने पूछा तो अम्मी अब्बू ने बताया कि अभी हमें बेहद खौफनाक शक्ल वाली चीज़ें नज़र आई हैं। ये खौफनाक मखलूक़ात वही थीं जिनको मैं इस घर में आकर दूसरे ही दिन देख चुकी थी। पूरी रात हम लोग वहीं पर बैठे रहे और अल्लाह पाक के नाम का विर्द करते रहे। रात में जब अब्बू पानी पीने के लिए किचन में गए और पानी पी के जैसे ही मुड़े तो उनके बिल्कुल पीछे एक अजीबो गरीब शक्ल वाली मखलूक खड़ी हुई थी। वो उसको देखकर एकदम से वहीं पर गिर गए। हम जल्दी से भाग कर गए तो अब्बू को देखकर घबरा गए। अब्बू को काफ़ी चोट लग गई थी। अम्मी ने वहीं रो रो कर दुआएं करना शुरू कर दी कि इतने में ही रूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलना और बंद होना शुरू हो गया कि मैं बता नहीं सकती। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मालूम होता था कि हमारे कान फट जाएंगे। हम सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो दरवाज़ा वैसे ही मुसलसल बंद हो रहा था और खुल रहा था। अम्मी ने ऊंची आवाज़ में कहा कि हम आपको तंग करने नहीं आए हैं, हमें छोड़ दो। मगर वो दरवाज़ा मुसलसल खुल बंद हो रहा था। उस घर में आकर हमें 1 मिनट का भी सुकून नहीं मिला था। पूरी रात हमने किचन में बैठकर गुजारी, क्योंकि कमरे में जाने की हिम्मत ना हमारी थी और ना ही अम्मी अब्बू की। अगले दिन हम अब्बू को लेकर हॉस्पिटल गए। कुछ टेस्ट वगैरह किए तो डॉक्टर ने बताया कि शुक्र है हड्डी नहीं टूटी है, बस सूजन है, और कुछ दवाइयाँ दे दी। वापस घर आकर हमने अब्बू को लिटा दिया। छोटी बहन की तबीयत तो पहले ही ख़राब थी, इसलिए उसको भी दवाई देकर सुला दिया। अम्मी खाना बनाने के लिए किचन में गई तो मैं भी उनके साथ ही चली गई। अम्मी ने जैसे ही फ्रिज खोला तो उन्होंने देखा कि फ्रिज में जगह जगह खून के कतरे हैं। अम्मी रोने लग गईं, मगर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी चुप हो जाएं। अब्बू और बहन बहुत मुश्किल से सोए हैं, बस हिम्मत करें, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। अभी मैं अम्मी को हिम्मत दे ही रही थी कि अंदर से मेरी बहन की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। किसी ने उसको बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया था और वो दर्द से चीख रही थी। अब्बू ने हिम्मत करके उसको जल्दी से पकड़ा, जबकि उनकी अपनी हालत ठीक नहीं थी। मैं अभी आपको जब सब कुछ बता भी रही हूँ तो वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अल्लाह पाक किसी को भी ये वक्त ना दिखाए। इस बार अम्मी ने कहा कि बस अब नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं अब मज़ीद इस घर में नहीं रहूँगी। मेरी बहन ठीक नहीं थी, उसको काफ़ी चोट लग गई थी, उसका सर भी सूज रहा था।
ہم نے اسی وقت اسٹیٹ ایجنٹ کو کال کی اور کہا کہ کچھ بھی کرو مگر ہمیں اس گھر سے نکالو۔ اس نے کہا کہ اچانک مکان کہاں سے دلاؤں آپ کو، میں کوشش کر رہا ہوں، مگر امی نے کہا کہ اب مکان ملے یا نہ ملے ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اس وقت کراچی میں ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ ہم نے ہمت کی اور ابو ہم سب کو لے کر اسی رات اس گھر سے نکل گئے۔ ہم لوگ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر ہو گئے تھے۔ امی کو اچانک اپنے پرانے محلے والی دوست یاد آ گئی جن کا نام سکینہ تھا۔ ہم آدھی رات کو ان کے گھر پہنچے۔ آنٹی نے ہمیں دیکھا تو کہا کہ اللہ رحم کرے، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ امی نے ان کو سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اندر آؤ۔ وہ آنٹی اس وقت ہمارے لیے فرشتہ تھیں۔ ہم 2 ہفتے انہی کے گھر میں رہے اور اس کے بعد ہمیں مکان مل گیا۔ جب ہم اپنا سامان لینے کے لیے واپس اس گھر میں گئے تو سب سامان بکھرا ہوا تھا۔ ہمارے نئے کپڑے سب کے سب پھٹے ہوئے تھے اور گھر کی حالت ویسے ہی خستہ معلوم ہوتی تھی جیسے لیتے وقت تھی۔ ہم نے جلدی سے سامان شفٹ کروایا اور نئے گھر میں آ گئے۔ نئے گھر میں آنے کے بعد میری بہن کی بھی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی، مگر وہ اکثر ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ ابو بھی بہتر ہو گئے تھے۔ پھر ہماری شادیاں ہو گئیں۔ ہم اس گھر میں رہے تو بس 4-5 دن تھے، مگر وہ ہماری زندگی کے سب سے زیادہ برے دن تھے۔ آج میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری بہن وہیں کراچی میں اپنے سسرال میں رہتی ہے اور میں یہاں امریکہ میں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو فوزیہ کی بتائی ہوئی یہ خوفناک کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی خوفناک کہانی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔